नमस्कार बच्चों, सिग्मा गुरुकुल के विजय बैच में मैं ऋषि कुमार झा आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सिग्मा गुरुकुल का ये विजय बैच आप सभी बच्चों के लिए एग्जाम तक आपके साथ रोज रात के 10 बजे से रहती है। तो आज हम पहले क्वेश्चन की चर्चा करें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टर्म ऑफ 10th 5-year प्लान? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो हम चारों ऑप्शन को देखें। जो पहला ऑप्शन है जो कि 2002 से 7, ये सही आंसर है। ये 10th 5-year प्लान का पीरियड रहा, 10th 5-year प्लान। और इसके बारे में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन से 5-year प्लान में भारत ने सबसे अधिक जीडीपी की प्राप्ति की, या 5-year प्लान के इतिहास में भारत का सबसे सफल योजना कौन सी रही? तो यही वो योजना है 10th 5-year प्लान जो सबसे सफल योजना रही। और जो दूसरा ऑप्शन है 2007 से 12, ये 11th 5-year प्लान का पीरियड है। आपसे पूछा गया था कि कौन सा 5-year प्लान 10th 5-year प्लान, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। और जो बाकी के दो ऑप्शन है 2005 से 10 और 2004 से 9, ये किसी भी 5-year प्लान का पीरियड नहीं है। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 2002 से 7। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडिया इन रिलेशन टू सेंसस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीआर? भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एक बार ऑप्शन पर ध्यान दिया जाए। पहला ऑप्शन है नेशनल पीपल रजिस्टर। इस प्रकार की कोई संस्था नहीं है, इस प्रकार की कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी काम नहीं है। ऑप्शन 2, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रिकॉर्ड, ये भी ऑप्शन से मैच नहीं खा रहा। ऑप्शन 3, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और यही ऑप्शन सही है। बाकी के 3 ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which sector runs nearly 60% of dispensaries in India? भारत में लगभग 60% औषधालय कौन सा क्षेत्र चलाता है? ऑप्शन ए, कोऑपरेटिव सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर की बात होती या बैंकिंग की बात होती तो मैं इस ऑप्शन पर ध्यान देता, चूंकि सहकारी क्षेत्र के द्वारा कृषि को बढ़ावा दिया जाता है और कृषि को बढ़ावा देने के क्रम में बैंकिंग का विकास किया जाता है। ऑप्शन 2 है प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन 3 है ज्वाइंट सेक्टर, ऑप्शन डी है पब्लिक सेक्टर। सरकारी क्षेत्र में हॉस्पिटल की सुविधा तो है लेकिन 60% नहीं है, लगभग 20 से 30% है। तो ऑप्शन 2 प्राइवेट सेक्टर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सागा दावा इज प्राइमरी सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन सिक्किम? सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो सिख समुदाय, ये समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा पंजाब में रहते हैं। हिंदू और सिखों की संख्या, हिंदुओं की संख्या और बौद्धों की संख्या लगभग इक्वल तौर पर सिक्किम में है, और चाइना के नज़दीक होने की वजह से ये सागा उत्सव बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, बुद्धिस्ट। जैन समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा भारत में राजस्थान में रहते हैं। हिंदू समुदाय के लोग भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और बौद्ध समुदाय के लोग भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर होगा बुद्धिस्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रो फाइनेंस इज ए डैश सर्विस? माइक्रो फाइनेंस एक डैश सेवा है। ऑप्शन से ही पता लग रहा है कि ये फाइनेंस की सुविधा देता है। तो इसका संबंध किन से होगा? ऑप्शन ए, फिनेंशियल, यही सही आंसर है। बाकी 3 ऑप्शन पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का मतलब हुआ
सूक्ष्म सेवा देना जो कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, साख का निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिहू। मैंने पिछले सेशन में भी एक क्वेश्चन आया था कि बिहू उत्सव असम राज्य में कितनी बार मनाया जाता है, कितने सत्र में मनाए जाते हैं, जहां आंसर थे 3। यहाँ पूछा गया है बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है भरतनाट्यम। तेलंगाना, तेलंगाना का लोकप्रिय नृत्य है कुचिपुड़ी। केरला, यहाँ का महत्वपूर्ण नृत्य है कथकली और मोहिनी अट्टम। तो इस तरह आंसर होगा असम। और ध्यान में रहे बिहू कृषि के उत्सव के तौर पर मनाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन ये कहता है द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA was founded at डैश इन दिल्ली। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहाँ की गई थी, डैश पर की गई थी। ऑप्शन ए है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ये फिरोज शाह कोटला। ऑप्शन 2 है मुगल गार्डन। ऑप्शन 3 है रेड फोर्ट। ऑप्शन डी है सफदरजंग टॉम्ब। ध्यान में रहे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की टीम के द्वारा मिलकर बनाया गया था। एक बात और ध्यान में रहे, एक टीम थी HRA और एक टीम थी HSRA। जो HRA है इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1924 में किया था, जबकि HSRA भगत सिंह और उनकी टीम के जुड़ने के बाद बनी है। ये 1927 में बन के तैयार हुई। और ध्यान में रहे कि ये 1927 में HSRA के बनने के बाद इसी HSRA ने साइमन कमीशन के विरोध करने वाली जो कांग्रेस थी जिसमें लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे, उनको समर्थन दे दिया था HSRA ने। तो इसका आंसर है फिरोज शाह कोटला। इस क्वेश्चन के अनुसार HSRA की स्थापना का जगह पूछा गया था, तो इस तरह इसका आंसर है फिरोज शाह कोटला। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाया। इन इंडिया द ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ध्यान में रहे विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग थे। और नॉर्मन ई बोरलॉग ये 1960 में इस हरित क्रांति को क्रिएट किया था। पूरे विश्व में पूछे हरित क्रांति के जनक कौन, तो नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में पूछे तो 1965 to 66 में MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में इसे अंजाम दिया गया। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति जो किया गया उसमें किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ व्हीट होगा, गेहूं के उत्पादन में। लेकिन कई बार ऑप्शन इस तरीके से पूछ लेते हैं, एग व्हीट की जगह पर हो सकता है फूड ग्रेन्स दे देते। फूड ग्रेन्स जिसे हिंदी में कहा जाता है खाद्यान्न। तो ऑप्शन के अनुसार वहाँ आपका ऑप्शन होता खाद्यान्न और यहाँ आंसर है व्हीट। कई बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछे जाते हैं कि भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव भारत के किस राज्य में हुआ। तो आपका आंसर होगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर व्हीट है। तो एक ही क्वेश्चन को 4 अलग अलग तरीके से पूछे जाते। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन, तो नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, तो MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति में सबसे अधिक ध्यान किस चीज़ पर दिया गया, तो खाद्यान्न पर। खाद्यान्न में भी कौन से अनाज में सबसे अधिक वृद्धि हुई, तो व्हीट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर व्हीट। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स behaves like alkali metals as well as halogens in its properties। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हेलोजन की तरह व्यवहार करता है। नियॉन, हीलियम,
हाइड्रोजन और लिथियम। तो यहाँ आंसर होगा हाइड्रोजन। वैसे तो ये बाकी के चारों गैस जो हैं, सारे के सारे गैस ये अक्रिय गैस है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? ध्यान में रहे, पहला एशियाई खेल 1951 में भारत में आयोजित किया गया और ये फर्स्ट था। लेकिन पूछा गया है भारत में दूसरी बार एशियाई खेल, तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और ये 1982 में हुआ। तो इसका आंसर 1982 और पहला पूछता तो 1951 जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? What is used to measure the magnitude of an earthquake? तो ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हवा की गति मापता है। ऑप्शन बी प्रेशर सेंसर्स। इनके तो कई सारे प्रयोग हैं। प्रेशर सेंसर्स का प्रयोग बल की गति को लेकर, दबाव को लेकर, और कई बार ये भी पूछे जाते हैं कि किसी बोतल या किसी अन्य सामग्री में अगर रिसाव हो रहा है तो कौन से यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ ऑप्शन आपको चूज करना है प्रेशर सेंसर्स। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 है ग्रेविमीटर। ये ग्रेविमीटर का जो शुरुआती आप ये शब्द देख रहे हैं, इसी से इसका आंसर मिला है। ये ग्रेविटेशनल के लिए किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन के अनुसार से आपसे पूछा गया भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर है रिक्टर स्केल। और ऑप्शन 3 इसके नहीं हो सकते आंसर, ऑप्शन 2 भी नहीं हो सकते, ऑप्शन 1 भी नहीं हो सकते। वैसे हिंदी में लिखते समय रिएक्टर स्केल कहा जाता है और रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके बाद रिएक्टर स्केल में ये भी कई बार आता है कि एपिसेंटर पर रिएक्टर स्केल का प्रभाव क्या पड़ सकता है। एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि भूकंप के आने से पहले पृथ्वी पर कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो आंसर होगा रेडॉन। दो 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो 2018 में मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी जीतने वाले व्यक्ति का नाम, कलाकार का नाम अखम लक्ष्मी देवी हैं। बाकी के 3 ऑप्शन इस मणिपुरी के कलाकार नहीं है, तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन 4 होंगे। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी कवि और हर्षचरितम होगा, विशुद्ध हिंदी हर्षचरितम का लेखक कौन था? तो ध्यान में रहे, हर्षवर्धन जिनका कार्यकाल 606 से लेकर 647 था, 606 to 647 AD, और हर्षवर्धन एक ऐसे शासक जिनके दरबारी कवि का नाम आर्यभट्ट था। और बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं ये इनके दरबारी कवि थे ही नहीं, तो ये इनके बारे में क्या किताब लिखेंगे? हर्षचरितम हर्षवर्धन का जीवनी है, हर्षवर्धन की आत्मकथा है। वैसे मैं आपको बता दूं, हर्षवर्धन स्वयं एक बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने 3 किताबें लिखी थी, PNR प्रियदर्शनी, नागानंद और रत्नावली। तो रेलवे के PNR से याद रखना कि हर्षवर्धन की 3 किताबें कौन कौन सी? प्रियदर्शनी, नागानंद और रत्नावली। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि आर्यभट्ट जिन्होंने 2 किताबें लिखी, हर्षचरितम और कादम्बरी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 3। मुकाबला समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्रीस्टाइल पहलवान को अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंकों का लाभ होना चाहिए? How many points advantages must a freestyle
wrestler must have against his oblique her opponent for the bout to be declared over। तो इसमें 10 मिनट होंगे नहीं, 14 मिनट हो नहीं सकते, ये 12 मिनट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लेड बाय, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया गया। कुछ देर पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पीछे वाले क्वेश्चन में अगर बैक में देखें आप तो हरित क्रांति से जुड़ा एक क्वेश्चन था। भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाया? तो यहाँ क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया व्हीट, और फिर से आगे जो क्वेश्चन आपने देखा उसमें ये आंसर होगा MS स्वामीनाथन। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार दशक पूछ लेते हैं कि MS स्वामीनाथन ने किस दशक में इसमें अनुकूल प्रभाव दिखाया, तो दशक होगा तो 60 के दशक में। और ध्यान में रहे, फिर से मैं अपने क्वेश्चन पे आ जाऊं। क्वेश्चन में ये भी आता है कि MS स्वामीनाथन कहाँ के रहने वाले थे? तो MS स्वामीनाथन मद्रास के रहने वाले थे। और एक क्वेश्चन MS स्वामीनाथन से ये भी बनता है कि भारत में जनसंख्या नीति के लिए बनाए गए आयोग के चेयरपर्सन कौन थे? तो MS स्वामीनाथन भारत में पॉपुलेशन पॉलिसी जो लागू किया गया, पॉपुलेशन पॉलिसी, इस कमीशन के चेयरमैन थे। जनसंख्या नीति, तो भारत में जनसंख्या नीति के आयोग के चीफ कौन थे? MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन को वैसे पिछले साल देहांत हो गया है। MS स्वामीनाथन भारत में ऐसे कृषि वैज्ञानिक थे जिनके नाम से कृषि पुरस्कार दिया जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। निम्नलिखित में से किसे भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है? फ्लाइंग सिख, ऑप्शन ए मोहिंदर सिंह, ऑप्शन बी अजीत पाल सिंह, ऑप्शन डी जोगिंदर सिंह, ऑप्शन 4 यानी कि 4 मिल्खा सिंह। तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन कई बार जल्दबाजी में विद्यार्थी मोहिंदर सिंह या जोगिंदर सिंह कर देते हैं। जोगिंदर सिंह क्रिकेटर रहे हैं जिसने भारत को, नहीं वो जोगिंदर शर्मा थे, जोगिंदर सिंह है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी मिल्खा सिंह, और इनके नाम पर एक मूवी भी बन चुकी है। तो इस तरीके से इसका आंसर है मिल्खा सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। कौशल भारत मिशन, ये मोदी सरकार की प्रमुख योजना है जिसे उन्होंने 2014-15 में शुरू किया। अलग अलग तरीके से इसको रिफॉर्म्स करते रहते हैं ये। तो कौशल भारत मिशन डैश के प्रमुख के तहत शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन 2 है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अगर सूचना एवं संचार से संबंधित कोई बातें होती है तो ये इनके काम आता है, तो ये आंसर होंगे नहीं। दूसरा ऑप्शन है श्रम और रोजगार मंत्रालय, अगर रोजगार देने के लिए कोई काम किए जाए या रोजगार के लिए कोई पॉलिसी बनाया जाए तो ये ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अनुसार ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन 4 है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इस पर भी विचार नहीं किया जा सकता। और क्वेश्चन नंबर 17 का कौशल भारत विकास मिशन के किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन 1। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत था? What was the approximate percentage contribution of the industrial sector to GDP in 1950 to 1951? ध्यान में रहे
जीडीपी से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले देख लें कि जीडीपी में किन किन क्षेत्रों का योगदान हो सकता है। तो जीडीपी में 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। हिंदी में इन सभी क्षेत्रों को अलग अलग नाम से कहते हैं। इसे कहा जाता है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक। द्वितीयक क्षेत्र यानी कि वो क्षेत्र जिसमें उद्योग धंधे को देखा जाए, और टर्सरी यानी कि सेवा क्षेत्र। प्राइमरी और सेकेंडरी को जनता के बीच पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसे टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, हिंदी में सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अलग अलग वर्षों में अलग अलग बोर्ड या आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया 1950-51 में, आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद। और कई बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि वर्तमान वर्षों में, नए वित्तीय वर्ष में जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान क्या रहा। तो इसके लिए हम ये देख लें कि 1950-51 की कंडीशन क्या थे और वर्तमान की क्या है। तो जो 1950-51 के कंडीशन थे, 1950 और 2023-24 ये रहे। और मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, इसका मतलब प्राइमरी, 2 लिखता हूँ, इसका मतलब सेकेंडरी, और 3 लिख रहा हूँ, इसका मतलब टर्सरी सेक्टर है। 1950-51 में जो प्राइमरी सेक्टर का योगदान रहा वो लगभग 12% थी। ऑप्शन के अनुसार से 11.8, में ब्रैकेट में 12 लिखता हूँ। और सॉरी, यहाँ इंडस्ट्री का पूछ रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर का योगदान उस समय ज्यादा रहा था। 1950-51 में प्राइमरी सेक्टर का योगदान 52% था, चूंकि भारत में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे आश्रित थे। 52% जीडीपी का योगदान प्राइमरी सेक्टर का था। इसके बाद जो दूसरा सेक्टर था और तीसरा सेक्टर, दूसरे सेक्टर का योगदान लगभग 12% था, 11.2, 11.8, लगभग 12%। और जो टर्सरी सेक्टर है, इन दोनों को प्लस कर दे, 52 प्लस 12 यानी कि 64, रेस्ट ऑफ 36% जो रेशियो था वो टर्सरी सेक्टर का था, सर्विस सेक्टर का था। और वर्तमान में आ जाएं तो सर्विस सेक्टर ने काफ़ी रिफॉर्म्स किया है इस मामले में। टर्सरी सेक्टर से लगभग हम 53 से 54% फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का योगदान 53 से 54% है। और जो प्राइमरी सेक्टर है इसका योगदान लगभग 17% है। तो 53 और 17 यानी कि 70, और रेस्ट ऑफ 30 to 31% योगदान किसका है? सेकेंडरी सेक्टर का है। तो अगर आपसे पूछा जाता कि 1950-51 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है, तो यहाँ तो ऑप्शन के अनुसार से ये है। और इसी जगह अगर मैं इसको काट के यहाँ लिख देता 2023-24 में जीडीपी में इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री का मतलब सेकेंडरी हिस्से में आता है, तो इसका योगदान कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार से तो कोई भी से नहीं होगा, क्योंकि लगभग 30% योगदान किसका है? तो लगभग 30% योगदान है इंडस्ट्री सेक्टर के। तो वहाँ आंसर बदल जाते। तो ये तीनों चीज़ याद रखना कि 1950-51 में प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना था, सेकेंडरी का कितना था और टर्सरी का कितना था। वर्तमान समय में जीडीपी में किसका योगदान कितना है? तो वर्तमान समय में 17% जीडीपी प्राप्त होता है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर का योगदान जीडीपी में लगातार आज़ादी के बाद घटता जा रहा है, और सर्विस सेक्टर का योगदान और सेकेंडरी सेक्टर का योगदान बढ़ता जा रहा है। सेकेंडरी में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, प्राइमरी में एग्रीकल्चर आते हैं और टर्सरी में सेवा क्षेत्र आते हैं। तो इस तरीके से ये कॉलम याद रखना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और योगदान ये रहा परसेंटेज में, और वर्तमान समय में ये रहा। इसको मैं ब्रैकेट में तब्दील कर दूं। पहले क्षेत्र का योगदान पहले 52 था, अब 17 है। दूसरे क्षेत्र का योगदान पहले लगभग 12% था, अभी 30% है। और टर्सरी सेक्टर योगदान जो पहले 36% था वो बढ़ के 53 से 54% हो गया है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्षों में अलग अलग बोर्ड और आयोग के द्वारा एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक द्रव्यमान जो पृथ्वी की पपड़ी बनाता है वह है एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज। अर्थ क्रस्ट का सीधा संबंध चट्टान से होगा, रॉक से होगा। बाकी 3 ऑप्शन पर ध्यान देना भी मत। ये फॉसिल से इसका कोई मतलब नहीं है, गार्बेज से कोई मतलब नहीं है, स्टोन से इस क्वेश्चन का कोई लगाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित है? यहां वाद्य यंत्र के बाद वादक भी होना चाहिए। ये डेटा एंट्री मिस्टेक है। जल्दबाजी में हमारे जो तकनीकी या डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो ऐसी गलती कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र वादक संतूर से संबंधित है? ये सारे आपके सामने वादक हैं। पहला नंबर है पंडित शिव कुमार शर्मा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा है, ये किस वाद्य यंत्र के हैं? तो ये पंडित शिव कुमार शर्मा संगीत यहाँ संतूर के वादक, तो संतूर के वादक पंडित शिव कुमार शर्मा है। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन पर भी ध्यान दे दें। पंडित रविशंकर प्रसाद ये सितार वादक हैं। ये किस चीज के वादक हैं? ये सितार वादक हैं। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। इसके बाद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक हैं। ये किस चीज के वादक हैं? ये बांसुरी वादक हैं। और जो चौथा ऑप्शन है पंडित जसराज, ये किसी वाद्य यंत्र के वादक नहीं है, लेकिन ये शास्त्रीय संगीतकार हैं। ये इनके गाने काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, लेकिन ये गाने क्लासिकल सॉन्ग होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर जो है वो पंडित शिवशंकर है। लेकिन बाकी के 3 के बारे में ऑप्शन में आते रहते हैं अलग अलग क्वेश्चन में कि पंडित रविशंकर प्रसाद कौन से वाद्य यंत्र के, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र के, और पंडित जसराज कई बार पंडित भीमसेन जोशी के बारे में भी आ जाता है, क्योंकि पंडित भीमसेन जोशी जो हैं इन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर शास्त्रीय संगीतकार के बारे में आ जाते हैं तो पंडित भीमसेन जोशी का नाम आते रहते हैं। ये पंडित भीमसेन जोशी वो हैं जिन्हें 2008-9 में भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, और इनके मशहूर संगीत सुने होंगे दूरदर्शन पर, अन्य चैनलों में, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। इस तरीके से हमने आज लगभग 20 क्वेश्चन की चर्चा किया, लेकिन ये 20 क्वेश्चन नाम के लिए हैं। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन हम लोगों ने लपेट लिए। लगभग इनसे जुड़े हुए जो भी बातें थी, उसकी वायुमंडल में जो भी चीज़ें आ रही थी, उसे हमने चर्चा कर लिया। तो इस तरीके से हम आपके साथ रेलवे के एग्ज़ाम तक साथ में हैं, लेकिन ध्यान में रहे ये भला सबका होना चाहिए, केवल ये आप तक सीमित ना रहे, इसका फ़ायदा सबको मिलना चाहिए। तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तो फॉलो करें। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है अपने चैनल का, सिग्मा गुरुकुल का, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे फॉलो करें। और सिग्मा गुरुकुल का ऐप जो कि एंड्रॉयड एंड iOS मैटर में भी है, इसे भी देखते रहें, इसे लाइक करें, इसे डाउनलोड करें, इसकी सेवा का आनंद लें और लोगों के बीच इसको फैलाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।